तो आज हम बात करने वाले हैं भैया 24 फरवरी को पूछे जाने वाले वो महत्वपूर्ण पद्यांश जिनको आप पढ़ के जाओगे, जिनकी व्याख्या आप तैयार करके जाओगे, जिसके प्रश्नोत्तर आपको तैयार करने हैं और कैसे आपको क्या क्या चीज़ तैयार करनी है इस पूरी पीडीएफ में मैंने आपको बताया है। एक एक इम्पोर्टेंट पद्यांश को लेकर के आया हूं। इस पूरी कंप्लीट वीडियो को आपको शुरुआत से लगा करके एकदम एंड तक देखना है ताकि आपको सब कुछ प्राप्त हो सके। सो हेलो एवरीवन, दिस हितेश भैया और बात करेंगे आज हिंदी के पेपर के बारे में कि 24 फरवरी 2025 को हमारा पहला हिंदी का पेपर लगा हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि 24 फरवरी वाले दिन हमारे बोर्ड परीक्षा में भाई क्वेश्चन आता है जिससे पूछा जाता है इम्पोर्टेंट पद्यांश। और आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट पद्यांश जो कि आप अगर पढ़ के जाते हो तो 100% नहीं 101% गारंटी है कि ये पद्यांश आपके पेपर में एकदम छपे हुए हैं। बस केवल इनको आपको आंसर के साथ में एकदम अच्छे से तैयार करना है एक बार। तो देखिए, सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर से लिया गया एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पद्यांश आपका रहने वाला है। तो बात करेंगे चैप्टर आपका कौन सा है। तो चैप्टर आपका जो होने वाला है वो है झांसी की रानी की समाधि पर। देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये झांसी की रानी की समाधि पर। और इससे एक पद्यांश जो मैं आपको बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा पद्यांश आपका है। तो अगर आप यहाँ पर अपनी नज़र डालेंगे तो भैया आपको पद्यांश यहाँ पर दिख रहा होगा। और पद्यांश में सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। देखो, ये जो यहाँ पर आप लोगों का दे रखा है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ये जो पद्यांश है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा जब आपको इसकी हिंदी पता चलेगी। ठीक है, तो हिंदी यानी कि भैया इसका व्याख्या कैसे आप करोगे उसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल इसको पढ़ते हैं कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूलवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। आगे देखोगे तो लिखा है कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। अगर आप इस वीडियो को पेपर के एक दिन पहले देख रहे हो या फिर पेपर वाले दिन देख रहे हो या फिर पेपर के 4 दिन पहले देख रहे हो, इस वीडियो को भाई कंप्लीट देखना ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट पद्यांश है आपको वो पता चल सकें। और आपको केवल इस वीडियो को ही नहीं देखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको एग्जाम से पहले हर वो वीडियो मिल जाए जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में 90+ 95+ हिंदी में ला सको। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पद्यांश के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि पहला पद्यांश हमारा ये है और इसकी व्याख्या हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो ये पद्यांश है आपने अच्छे से पढ़ लिया, अब इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है व्याख्या में। व्याख्या यहाँ से स्टार्ट होती है कि कवित्री रानी लक्ष्मीबाई को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई, ठीक है, अर्पित करती हुई, ठीक है, अर्पित करती हुई लिखोगे यहाँ पर, अर्पित करती हुई कहती हैं कि इस समाधि के आसपास वह वीर महिला टूटी। आगे देखोगे आप लोग तो यहाँ देखिए, टूटी हुई विजय माला के समान बिखर गई थी। देखो, अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा था कि जो झांसी की रानी की समाधि पर जो चैप्टर है उसमें किसकी बात की गई है, तो रानी लक्ष्मी की बात की गई। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो युद्ध में लड़ते लड़ते जो उनके अंग थे ना वो विजयमाला के समान, किसके समान, विजयमाला के समान बिखर गए थे। तो वही यहाँ पर कवित्री बताना चाहती हैं। ठीक है, आगे देखिए, अर्थात उनकी विजय रूपी माला टूट कर यहीं बिखर गई थी। अब एक कोई भैया मैदान है, ठीक है, तो बताना चाहती हैं कि ये जो मैदान है ना, इस मैदान में ही जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी, इनकी जो अंश थे, 100 के अंश थे, शरीर के अंश, वो विजयमाला के समान यहीं पर बिखर गए थे। आगे देखिए, वह विजयमाला को, ये वैस नहीं होगा यहाँ पर, आपका वह होगा। ठीक है, तो वह इस विजयमाला को और आगे ना ले जा सकी क्योंकि वे अंग्रेजों से, ठीक है, अंग्रेजों से युद्ध करते करते शहीद हो गई थी। ठीक है, अच्छे से एकदम समझ लीजिए। रानी की अस्थियां इसी समाधि में संचित हैं जो आने वाली पीढ़ियों को उनकी वीरता के स्मृति चिन्ह के रूप में याद दिलाएंगी तथा देश के लिए कुछ कर गुजरने की
प्रेरणा देंगी। ठीक है, आगे देखेंगे तो कवित्री रानी द्वारा अंग्रेजों के साथ किए गए युद्ध का वर्णन करती हुई कहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई अपने जीवन के अंत तक अंग्रेज सैनिक जो थे ना उनसे की तलवारों के वार वार मतलब कि तलवारों के वार पर वार, ठीक है, सैनिकों के तलवार से वार पर वार सहती रहीं। यानी भैया जो सैनिक थे उनको वार करते रहे थे और वो उनके वारों को सहती रही थी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा आपका हिंदी का व्याख्या है या फिर कह सकते हो पद्यांश की पूरी व्याख्या है, जिसको कैसे आपको सबसे पहले पढ़ना है कि सबसे पहले देखो इसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इस पूरे पद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में जो मैंने इसकी व्याख्या बताई है वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेनी है। हालांकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना आप लोग ये भी कर सकते हो कि पीडीएफ मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल अब हम बात करेंगे इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में। आप कहेंगे कि सर भैया काव्यगत सौंदर्य क्यों जरूरी होता है, ये जरूरी क्यों होता है? तो देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा ये ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य से आपके एग्जाम में 2 नंबर का या तो भैया 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यह ज़रूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने रानी द्वारा किए गए वीरता एवं साहसपूर्ण युद्ध का वर्णन किया है जिसमें रानी शहीद हो गई थी। ठीक है, तो ये इतना ज़रूरी नहीं होता है। जो चीज़ ज़रूरी होती है वो है भाषा। सरल सुबोध खड़ी बोली भाषा आ सकती है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शैली कौन सी इसमें प्रयुक्त हुई है, तो आप शैली ओजपूर्ण आख्यानक गीति शैली प्रयोग हुई है। गुण की बात करें तो भैया ओज। अब प्रश्न में ऐसे पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा गुण उपयोग हुआ है, कौन सा रस उपयोग हुआ, तो वीर रस। छंद कौन सा है, तो तुकांत मुक्त छंद है। शब्द शक्ति कौन सी, तो अभिधा है। अलंकार पूछ दे तो भैया रूपक अलंकार है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा काव्यगत सौंदर्य से प्रश्न कैसे आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अपनी नज़र डालेंगे तो देखिए सिंपल से अगर आप देखोगे तो पहला प्रश्न हमारा जो दे रखा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल से संदर्भ लिखना है। लेकिन अगर आप संदर्भ लिखना नहीं जानते तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना होगा। परीक्षा में जो भी पद्यांश आता है तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो संदर्भ का ही आता है। तो देखिए संदर्भ आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, ऐसे लिखोगे, संदर्भ हेडिंग लगाओगे और लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को कुछ इस तरीके से कर दोगे, नीचे लाइन करके अंडरलाइन करके, कि हिंदी के पद खंड में से संकलित झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ से अवतरित है। अतः इसके कवि लिखोगे। ठीक है, अतः इसके कवित्री लिख लो या फिर कवि कह लो, या फिर आप इसको कवित्री भी कह सकते हो। ठीक है, कवित्री भी लिख सकते हो। तो अतः इसकी कवित्री या कवि सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पूरा पद्यांश लिख सकते हो। और अब देखिए यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या आती है जिसको आपको करना रहता है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि भैया इसमें जो प्रश्न आता है काव्यगत सौंदर्य से कैसे पूछा जाता है। देखो यहाँ पर देखिए जैसे प्रश्न आ गया कि स्वतंत्रता और आशा का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो स्वतंत्रता का हो जाता है परितंत्रता और आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो प्रश्न है ये पूछा गया है आप लोगों का काव्यगत सौंदर्य से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम फिर से अगर वही व्याख्या की बात करें तो व्याख्या हालांकि मैं आपको पूरी बता हो चुका हूँ, लेकिन रेखांकित अंश की जब व्याख्या आती है तो केवल आपको उतने की ही व्याख्या करनी होती है जितने में रेखांकित दिया रहता है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर केवल ये 4 लाइनों में अंडरलाइन आ जाए। ठीक है, ये 4 लाइनों में अंडरलाइन आ जाए तो भैया केवल इन 4 लाइनों की ही आपको व्याख्या करनी है। आगे की व्याख्या यदि आप करेंगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, केवल इतने की ही करनी है। तो आप इतने की ही करो, समय क्यों आप ज़्यादा अपना बर्बाद करोगे। ठीक है, तो जितने की व्याख्या आती है केवल उतने की ही व्याख्या आप करें। ठीक है, समय आपका इससे ज़्यादा खत्म नहीं होगा और बचेगा तो आप उसको आगे उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या आप लिख सकते हो, हालांकि स्टार्टिंग की 4 से 5 लाइनों की है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री बताना चाहती हैं कि युद्ध में बलिदान होने पर वीर का सम्मान बढ़ जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण की
जिस प्रकार सोने की भस्म एक बहुमूल्य रसायन हो जाती है और वह स्वर्ण से कई गुना अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, आप चाहो तो इसको मत तैयार करो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मैंने अभी आपको बताई थी व्याख्या, वो आप अगर आप तैयार करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी और वही आपको तैयार करनी है। इसको आप छोड़ सकते हो, इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि सुभद्रा जी को रानी से अधिक लगाव उनकी समाधि से क्यों है। और ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ना, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। ठीक है, नोट कर लेना है, तैयार करना है। जैसे स्वतंत्रता का और आशा का विलोम शब्द मैंने बताया, उसको नोट कर लेना है। काव्यगत सौंदर्य में मैंने बताया, तो आपको वो भी नोट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न बताता चल रहा हूँ उनको नोट करो, व्याख्या जो स्टार्टिंग में बताई थी उसको अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, इसके आंसर की बात करते हैं फिलहाल। तो इसका अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो आंसर आप ये लिखोगे इसका। ठीक है, ये आंसर लिखोगे। आंसर है क्या कि सुभद्रा जी कहती हैं कि रानी की यह समाधि हमें अपने रानी से अधिक प्यारी है क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी हुई है। ठीक है, इसीलिए हमको ये समाधि रानी लक्ष्मीबाई से भी ज़्यादा प्यारी है। इस तरीके से देखिए पहला पूरा पद्यांश कंप्लीट हो चुका है। एक एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई ताकि आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए भाई अगला नोट करिए पद्यांश नंबर 2 और आपको बहुत अच्छे से इसको नोट कर लेना है, या तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि देखिए ये जो पद्यांश है ना, यही आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि लिखा हुआ है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूलवती साइड करेंगे इसको, मूलवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। ठीक है, और जैसे कि रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी और यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। ठीक है, तो देखो भैया ये हमारा एक इम्पोर्टेंट दूसरा पद्यांश है और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी व्याख्या की। ठीक है, तो व्याख्या देखिए कैसे आपको तैयार करनी है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले वही कि कवित्री कहती हैं कि युद्ध भूमि से पलायन करना कायरों की निशानी है तथा युद्ध करते हुए वीर गति पाना वीरों की निशानी है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा था कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। देखो जो मतलब कवित्री हैं वो ये कहती हैं, जो मतलब कि जो युद्ध का मैदान होता है, जो उसको छोड़ करके चला आता है ना, वो कायर कहलाता है। लेकिन जो युद्ध में लगातार लड़ता रहता है, निरंतर अपनी लड़ाई को जारी रखता है, जब तक वो हार नहीं मानता, जब तक वो जीत नहीं जाता, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे को हम वीर गति कहते हैं, वीरों की निशानी होती है। और आगे कवित्री कहती हैं कि इन पंक्तियों में कह रही हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीर गति पाने से वीरों का मान बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, मतलब ये सिंपल है। इस पूरे पद्यांश के कहने का मतलब है कि यहाँ पर पद्यांश ये हमें बताना चाह रहा है कि जो युद्ध हुआ था उसमें रानी लक्ष्मीबाई लगातार निरंतर लड़ती रही थी अपनी स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए। ठीक है, और इतना नोट करने के बाद अभी और आपको नोट करना है, तो चलिए देखते हैं उसको। आप लोग अब यहाँ से नोट करेंगे, उतना लिखने के बाद आपको यहाँ से नोट करना है कि इसलिए उनका मान ऐसे ही बढ़ गया जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। और आगे आप लिखोगे और भी कि रानी ने भी अपना बलिदान देकर हम भारतीयों में स्वतंत्रता की ज्योति जलाई है, इसलिए उनकी यह समाधि हमें बहुत प्रिय है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे और आगे और लिखेंगे आप, जैसे कि इस समाधि में स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छिपी हुई है जो अग्नि के रूप में फैलकर हम भारतीयों को भविष्य में अन्य किसी की दास्ता से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती रहेगी। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो जो वो समाधि थी रानी लक्ष्मीबाई की, उस समाधि में आप लोगों ने देखा था कि कवित्री बताना चाहती हैं कि वो समाधि हमारी आने वाली पीढ़ियों को मतलब कि युद्ध में लड़ने से प्रेरित करेगी। इसीलिए वो समाधि क्या होती है, बताना चाहती हैं कवित्री कि वो समाधि हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी ज़्यादा हमें प्रिय है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और आगे देखिए यहाँ पर कि यह समाधि हम भारतीयों के अंदर की स्वतंत्रता की ज्योति को कभी बुझने नहीं देगी। जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है ना, वो समाधि कभी भी हम भारतीयों को स्वतंत्रता पाने के लिए कभी भी जो उसकी
अंदर ज्योति जलती है ना, मोटिवेशन मिलता है ना, उसको कभी बुझने नहीं देगी वो समाधि। ठीक है, आगे देखिए, तथा आज़ादी ना मिलने तक आज़ादी ना मिलने तक हमें निरंतर इसके लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। तो ये जो पूरा चैप्टर है, कहानी है, ये रानी लक्ष्मीबाई के समय की थी जब हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं मिली थी। ठीक है, हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये उस समय की कहानी है जो कि लिखी गई है, आप लोगों देख सकते हो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। अब चलिए इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे, क्योंकि देखिए काव्यगत सौंदर्य आप सभी को मैंने बताया कि भैया ये सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है 2 से 3 नंबर का। ठीक है, कोई भी प्रश्न इससे पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए भाषा की बात करें तो इस पद्यांश में जो भाषा प्रयोग हुई है वो है सरल, सुबोध, खड़ी बोली। शैली की बात करें तो ओजपूर्ण आख्यानक गीत शैली है। गुण की बात करें तो भैया ओज एवं प्रसाद गुण है। छंद की बात करें तो तुकांत मुक्त छंद है। और अगर मैं रस की बात करता हूं तो वीर रस है। ठीक है, तो यहां तक अगर आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर आशा की चिंगारी में आशा रूपी चिंगारी की बात की गई है, जिसे कारण यहाँ रूपक अलंकार होगा। ठीक है, तो अब काव्यगत सौंदर्य हो जाने के बाद में यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों को आपको क्या करना है, तैयार करना होगा। तो चलिए तीसरे पद्यांश को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हमारा 3rd पद्यांश होने वाला है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, और इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और ये भी आपके 2025 बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे, यहीं कहीं पर बिखर गई है। ठीक है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह उसके फूल यहाँ संचित हैं, सहे वार पर वार अंत तक आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर भग्न विजय माला सी, यह है स्मृति साला सी लड़ी वीर बाला सी, चमक उठी ज्वाला सी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, ये जो आप लोगों की एक पद्यांश है, ये कह सकते हो कि हालांकि मिलता जुलता पद्यांश है, जो मैंने आपको अभी बताया है चैप्टर के, उन्हीं से मिलता जुलता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी पद्यांश अलग अलग पूछ लिए जाते हैं, कभी इसमें ऐसा लिखा होता है तो किसी दूसरे में दूसरे तरीके का लिखा होता है। ठीक है, तो ये वाला भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे, इसमें जो आपको व्याख्या लिखनी पड़ेगी वो पहली वाली व्याख्या लिखनी पड़ेगी, जो आपने सबसे पहले पद्यांश नंबर 1 में जो आपने जो व्याख्या पढ़ी थी वही व्याख्या आपको इसमें भी पूरी लिख देनी है। ठीक है, और अगर ऐसा पद्यांश आपके परीक्षा में आता है तो आपको वो व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, समझनी पड़ेगी। चलिए अब हम इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे, जिसको आपको नोट करना है। चलिए काव्यगत सौंदर्य करने से पहले मैं इस पद्यांश के आपको कुछ प्रश्न हैं उनको बताने वाला हूं। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश का जो संदर्भ होता है वो तो आपको वही लिखना है जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। इसके अलावा जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है, देखिए यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया ना कि पहली वाली आपको व्याख्या लिखनी थी, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे आप इसकी व्याख्या बताइए, तो देखिए आपको यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरी व्याख्या मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है कि कवित्री झांसी की रानी की समाधि का परिचय देती हुई कहती हैं, रहती नहीं है, कहती हैं कि जिस प्रकार कोई विजय माला टूट कर बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग कटकर जहां बिखरे होंगे वह स्थान यही है। कहानी इसी समाधि के आसपास रहा होगा। ठीक है, काटकर यहीं कहीं पर बिखर गए होंगे। ठीक है, कटकर बिखरे होंगे, वह स्थान यहीं कहीं इसी समाधि के आसपास रहा होगा। ठीक है, अब सही है। मतलब भैया देखो, ये जो सिंपल सा पद्यांश था, इसमें यह बताया गया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई के जो अंग थे, जो शरीर के अंग थे, जो कट कट के बिखर गए थे ना, तो रानी लक्ष्मी बताती हैं कि ये वही स्थान रहा होगा जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के जो अंग थे वो कट कट कर बिखर गए थे। तो कोई स्थान होगा जहाँ पर वो बताती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। अब चलिए बात करेंगे कि इसके जो प्रश्न हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है कि कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, तो भैया रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो अब चलिए हम लोग इसकी बात करेंगे, जो कि हमारा होने वाला है
काव्यगत सौंदर्य जिससे प्रश्न आते हैं, जैसे कि भाषा की बात करें तो सरल सुबोध खड़ी बोली है वही है। गुण की बात करें तो ओज है। शैली की बात करें तो ओजपूर्ण आख्यानक गीति है। छंद की बात करें तो कांद मुक्तक है। रस की बात करें तो वीर रस है। शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा है। अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपका रूपक अलंकार होगा। मतलब पूरा का पूरा काव्यगत सौंदर्य वही है जो कि पद्यांश नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ तो ये पूरा पद्यांश ही कहीं ना कहीं आपके पहले वाले पद्यांश के समान है एकदम। ठीक है, तो अगर आपने पहला वाला तैयार कर लिया तो आपको ये वाला भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट और इम्पोर्टेंट पद्यांश में 4 नंबर का बताने वाला हूँ, वो बहुत बार काफ़ी सेट में पूछा गया है। तो चलिए भैया, अब मैं आपको बताने वाला हूँ चौथा पद्यांश जो कि आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है। देखिए, चीटी चैप्टर से लिया गया है जिसको सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कवि हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत, और इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी वो इंपॉर्टेंट हैं और पूछी जाती हैं एग्जाम में। जैसे कि इसको देखोगे तो चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपलिका पाती। अब देखो, इसको आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, क्योंकि अगर ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको कैसे लिखना है, इसकी व्याख्या, इसके प्रश्न कैसे आएंगे, काव्यगत सौंदर्य आपको क्या तैयार करना है, तो चलिए देखेंगे उसको। हालांकि आपको इसमें और भी थोड़ा पूछा जाएगा व्याख्या, जैसे कि पद्यांश और भी आता है 3 लाइनों का, जैसे यहाँ देख सकते हो कि देखो ना किस भांति काम करती वह सूत, कन 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 के चुनती अविरत। ठीक है, तो अविरत से लास्ट होगा और स्टार्टिंग होगी, या इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो स्टार्टिंग होगी चीटी को देखा से। ठीक है, अच्छे से एक बार इसको नोट कर लेना और समझ लेना आप लोग। चलिए व्याख्या की बात करें इसकी, तो व्याख्या आप लोग देखेंगे और अच्छे से एकदम नोट करेंगे कि कवि कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, वह अत्यंत सरल और सीधी है, वह पतली और काली रेखा की भांति, काली धागे की भांति हिलती डुलती हुई, अपनी छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण चलती हुए, सब एक पंक्ति में आगे पीछे अर्थात मिलकर होती हुई चलती हैं। ठीक है, तथा देखने में काले धागे की रेखा सी दिखती हैं। कभी चींटी की गतिशीलता और निरंतर परिश्रम करते रहने की विशेषता का वर्णन करते हुए कहता है कि, कौन कहता है, कवि कहता है कि वह पंक्तिबद्ध होकर निरंतर अपने मार्ग पर बढ़ती हुई चली जाती हैं। देखो वह किस प्रकार बिना रुके काम करती रहती हैं, एक एक कारण एकत्रित करती हुई और अपने घर तक ले जाती हैं। एक एक कारण नहीं, एक एक कण होगा। ठीक है, एक एक कण एकत्रित करती हुई अपने घर तक ले जाती हैं, अर्थात वह कभी हार नहीं मानती तथा लगातार अपने श्रम से अपने परिवार के लिए भोजन को एकत्र करने के काम में लगी रहती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा जो पद्यांश की व्याख्या है आपको एकदम अच्छे से नोट कर लेनी है, क्योंकि भैया जब ये परीक्षा में आएगा तो इसको आप 1 से 2 बार पढ़ के जाएंगे और ये व्याख्या आपको एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 2 लाइन की व्याख्या और बची है, उसको देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे और काव्यगत सौंदर्य को भी देखने वाले हैं। तो अगर 2 लाइनों की व्याख्या हमारी जो बची हुई है वो है कि चींटी श्रम की सरकार व सजीव मूर्ति है, यद्यपि वह अत्यंत लघु प्राणी है। ठीक है, इतना आपको ये 2 लाइनों को नोट कर लेना है। इसके अलावा अगर मैं काव्यगत सौंदर्य की बात करूं तो काव्यगत सौंदर्य जो आपको इसमें नोट करना है वो इतना है। ठीक है, यहाँ से लगा के स्टार्टिंग करोगे आप लोग। भाषा, तो भाषा आपकी साहित्यिक खड़ी बोली होगी। शैली की बात करें तो वर्णात्मक होगी। रस की बात करें तो वीर रस होगा। गुण की बात करें तो ओज गुण होगा। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, इसके अलावा उपमा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें होंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपका काव्यगत सौंदर्य बदल गया है क्योंकि चैप्टर भी पूरी तरीके से बदल चुका है। हालांकि ये सारी चीज़ें आप नोट कर लोगे। कोई भी प्रश्न आएगा कि भाषा कौन सी प्रयोग हुई है पद्यांश में, रस कौन सा प्रयोग हुआ, अलंकार कौन से हैं, तो अलंकार आपको ये 3 लिख देने हैं। एक अलंकार नहीं लिखना, तीनों के तीनों अलंकार आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न उत्तर देखते हैं भैया कि कौन कौन से प्रश्न उत्तर इसमें आपको तैयार करने हैं। सबसे पहला प्रश्न तो संदर्भ वाला आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका संदर्भ है वो बदल जाएगा क्योंकि चैप्टर बदला है और चैप्टर के जो कवि हैं वो भी बदले हैं, तो देखेंगे इसको।
लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के पदखंड से संकलित चींटी नामक शीर्षक से अवतरित है। अतः इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस तरीके से पूरा पद्यांश आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा संदर्भ आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके और भी प्रश्न हैं तो उसको देखेंगे। तो देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें रेखांकित अंश की व्याख्या बताई गई है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं, एक बार जो मैंने अभी आपको व्याख्या पढ़ाई थी, उस व्याख्या को पढ़ लेने के बाद में आप अपने अनुसार जो भी जितने में रेखांकित अंश आते हैं उतने की आप व्याख्या कर दोगे और आपको रेखांकित अंश की व्याख्या अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी नंबर की बात करें कि भैया प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, देखो आ गया काव्यगत सौंदर्य से ना प्रश्न, वही बात है। तो प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, उपमा व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा 4 नंबर की प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, तो प्रस्तुत पद्यांश में चींटियों के द्वारा निरंतर परिश्रम करने तथा आगे बढ़ते रहने का भाव उत्पन्न करने के कारण यहाँ वीर रस है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के पद्यांश थे 4, ठीक है, वो मैंने आपको बताए। और मैं गारंटी ले रहा हूं कि जिस भी स्टूडेंट ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा एग्जाम से पहले, पद्यांश का जो टॉपिक है एकदम करेक्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा।